उपभोग फलन को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। उपभोग फलन क्या होता है, एपीसी और एमपीसी किस तरीके से उपभोग फलन को प्रभावित करती हैं। इस सब के पश्चात आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उपभोग फलन या उपभोग की प्रवृत्ति को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं और वो किस तरीके से उपभोग फलन को प्रभावित करते हैं। उपभोग फलन आय और उपभोग के बीच में संबंध को बताता है। आय में वृद्धि होने पर उपभोग में वृद्धि होती है, लेकिन उस अनुपात में नहीं होती जिस अनुपात में आय बढ़ती है। इसलिए उपभोग प्रवृत्ति उपभोग व्यय की वह अनुसूची कहलाती है जो कि आय के अलग अलग स्तरों पर उपभोग व्यय की अलग अलग मात्रा को बताती हैं। उपभोग फलन और उपभोग प्रवृत्ति को प्रभावित करने वाले तत्वों को हम व्यक्तिनिष्ठ तत्व और वस्तुनिष्ठ तत्व यानी सब्जेक्टिव फैक्टर्स और ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स के रूप में समझ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सब्जेक्टिव फैक्टर्स के बारे में। उपभोग फलन को जो निर्धारित करने वाले तत्व हैं उनमें व्यक्तियों का उद्देश्य, व्यवसायी और सरकारी उद्देश्य और वस्तुनिष्ठ तत्व इसे प्रभावित करते हैं। उपभोग फलन को प्रभावित करने वाले व्यक्तिनिष्ठ तत्वों को हम मनोवैज्ञानिक तत्व भी कहते हैं, क्योंकि ये तत्व मानव की प्रकृति और मनुष्य के व्यवहार, जिस तरीके का मनुष्य व्यवहार करता है, यानी यह माना जाता है कि किसी भी वस्तु पर व्यय केवल व्यक्ति इसलिए नहीं कर देता कि उसके पास आय है, और कई चीज़ें हैं और कई कारण हैं जो कि उसके उपभोग करने के तरीकों को, उसकी पसंद को, रुचियों को, सबको प्रभावित करते हैं। और इन्हीं सारे चीज़ों से इवन राजनीतिक स्थितियाँ या सरकार की नीतियाँ, सामाजिक परिवर्तन या परिस्थितियाँ भी उपभोग को प्रभावित करती हैं। किन्स ये मानते हैं कि अल्पकाल में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होता और ऐसी स्थिति में उपभोग फलन में जो भी परिवर्तन होते हैं उसकी बहुत ज़्यादा संभावना नहीं होती। लेकिन किन्स का कहना है कि सामान्यतः व्यक्तियों को अपनी आय में से कुछ चीज़ ऐसी हैं जो खर्च करने से रोकती हैं और उसे बचत की प्रेरणा देती हैं, जिससे उसकी उपभोग प्रवृत्ति प्रभावित होती है। उपभोग प्रवृत्ति को प्रभावित करने वाले जो व्यक्तिनिष्ठ तत्व हैं उनमें सबसे पहला तत्व है सुरक्षा का उद्देश्य। सामान्य तौर पर व्यक्ति वर्तमान में अगर उसकी इनकम है, यहाँ तक कि हो सकता है कभी कभी कुछ आवश्यकताएं भी हों, फिर भी वो भविष्य में बचत करके रखना या आकस्मिक अचानक कोई संकट आ जाए उसके लिए बचत करके रखना पसंद करता है। तो सबसे पहला उद्देश्य होता है सुरक्षा का उद्देश्य, जो कि उपभोग की प्रवृत्ति को निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण कारण होता है। दूरदर्शिता का उद्देश्य का मतलब है कि भविष्य में कोई भी ऐसी स्थितियाँ जहाँ उसे किसी व्यक्ति को खर्च के लिए भविष्य में मुद्रा की आवश्यकता हो, तो जैसे कोई बीमारी हो गई, कोई समस्याएं हो गई, उसे लगा कि अभी तो वो काम कर रहा है कोई व्यक्ति, लेकिन वो जब बुज़ुर्ग हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में वो काम करने में सक्षम नहीं हो पाएगा। तो इस उद्देश्य से भी व्यक्ति बचत करना पसंद करता है। गणना का उद्देश्य क्या होता है कि गणना का उद्देश्य का मतलब है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को लगता है कि वो आज अगर अपनी अर्निंग में से थोड़ी बहुत बचत करके रखता है तो उस बचत पे उसे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा और वो अगर उस बचत को अच्छी जगह इन्वेस्ट कर लेता है, कुछ अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करता है तो उसे ज़्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो इससे प्रेरित होकर भी गणना के उद्देश्य से वो उपभोग प्रवृत्ति उसकी प्रभावित होती है। सुधार का उद्देश्य यानी भविष्य में अपने जीवन को बेहतर बनाने की इच्छा।
अगर उसे ये लगता है कि उसे अभी बचत करनी चाहिए और भविष्य में उस बचत के पैसे से वो अपने बच्चों को या अपनी भावी पीढ़ी को बहुत अच्छी एजुकेशन दे सकता है, तो ऐसी स्थिति में वो आज वर्तमान में बचत करना पसंद करेगा और इससे उसकी उपभोग प्रवृत्ति क्या होगी, प्रभावित होगी। स्वाधीनता का उद्देश्य का मतलब है कि भविष्य में वो आर्थिक रूप से किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहता, इकोनॉमिक फ्रीडम चाहता है। यहाँ स्वाधीनता का मतलब ये नहीं कि उसको किसी ने बांध के रखा है, फाइनेंशियली वो क्या होना चाहता है, कई चीज़ों से फ्री होना चाहता है, तो इसलिए भी वो बचत करके रखता है कि इनकेस उसके पास परिस्थितियाँ कैसी भी विपरीत परिस्थिति आए वो किसी और पर निर्भर न रहे। उद्यम का उद्देश्य भी हो सकता है जहाँ पर अगर वो व्यावसायिक गतिविधियाँ शुरू करना चाहता है व्यक्ति, और व्यक्ति ये सोचता है कि अगर अभी मैं काम कर रहा हूँ लेकिन अगर मैं भविष्य में आज से कुछ वर्ष बाद अपना व्यवसाय शुरू करना चाहूँ, तो ऐसी स्थिति में भी वो उसकी उपभोग प्रवृत्ति प्रभावित होती है, वो व्यय कम करना पसंद करता है। गर्व का उद्देश्य यानी कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को ये भी लगता है कि भविष्य में यदि वो बहुत सारा संपत्ति या पैसा या चीज़ें अपने आने वाली जनरेशन के लिए बचाएगा तो उसे बहुत ही गर्व का अनुभव होता है इस सब के लिए। और लोभ और कृपणता के उद्देश्य से भी या इस कारण से भी उपभोग की प्रवृत्ति प्रभावित होती है। तो इस प्रकार इन सब चीज़ों से उपभोग की प्रवृत्ति यानी ये चीज़ें कहीं ना कहीं आर्थिक तो हैं ही लेकिन मनोवैज्ञानिक ज़्यादा हैं, यानी लोगों की मनस्थिति पर ज़्यादा डिपेंड करती हैं। अब इन्हीं स्थितियों में अगर व्यक्ति का सोच थोड़ा डिफरेंट है, उसकी सोचने के तरीके अलग हैं, तो उसके निर्णय कुछ अलग भी हो सकते हैं। पर सामान्य तौर पर ये सारे कारण हैं जो किसी भी अर्थव्यवस्था में उपभोग की प्रवृत्ति को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा व्यवसायी और सरकारी उद्देश्य हैं जिससे भी उपभोग की प्रवृत्ति प्रभावित होती है। व्यवसायी और सरकारी उद्देश्यों में सबसे पहला जो उद्देश्य है वो है उद्यम का उद्देश्य। उद्यम का उद्देश्य यानी व्यवसायिक कंपनियां और सरकारों को बड़े बड़े व्यवसायिक कार्य करने और उसके विस्तार करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, धन की ज़रूरत होती है। और ऐसी स्थिति में आप धन तभी एकत्र कर सकते हैं जब आप बचत की प्रवृत्ति रखें, यानी अपने उपभोग की प्रवृत्ति में परिवर्तन करें और बचत की ओर ज़्यादा झुकाव रखें अगर, तो ऐसी स्थिति में ही उद्यम का उद्देश्य पूरा हो सकता है। तरलता के उद्देश्य का मतलब है कि यदि अपने काम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तरल संपत्तियों का निर्माण करना चाहता है तो ऐसी स्थिति में बचत की इच्छा को जगाया जाता है, बचत की इच्छा की जाती है, उस तरफ प्रेरित हुआ जाता है। सुधार के उद्देश्य से भी यानी व्यवसाय को सुधारना, ज़्यादा अच्छा बनाना, ज़्यादा कार्यकुशल बनाना, नई तकनीक का अपने व्यवसाय में उपयोग करना, तो इसके लिए भी बचत महत्वपूर्ण है। तभी वो यदि कंपनी के पास, सरकार के पास, इवन निजी व्यक्ति के पास यदि बचत होगी तो वो उसे अपने सुधार पर, आगे डेवलपमेंट पर खर्च कर पाएगा। वित्तीय बुद्धिमत्ता के उद्देश्य से भी क्या किया जाता है, उपभोग प्रवृत्ति प्रभावित होती हैं। इसके अलावा कुछ वस्तुनिष्ठ तत्व भी हैं जो उपभोग फलन या उपभोग प्रवृत्ति को प्रभावित करते हैं। ये अर्थव्यवस्था के बाहरी तत्व होते हैं जो तेज़ी से बदलते हैं और इनमें परिवर्तन होने से उपभोग प्रवृत्ति में भी बदलाव होता है। किन्स ने उपभोग प्रवृत्ति को प्रभावित करने वाले वस्तुनिष्ठ तत्वों का उल्लेख किया है और किन्स के बाद आने वाले अर्थशास्त्रियों ने इनमें कुछ और नई चीज़ें समावेशित कर दी हैं। वस्तुनिष्ठ तत्वों में जो कि उपभोग की प्रवृत्ति या उपभोग फलन को प्रभावित करते हैं, इसमें सबसे पहला है अप्रत्याशित लाभ या हानि। व्यापार में तेजी यदि की स्थितियां हैं, यदि आर्थिक विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है, मांग, उत्पादन, आय, रोजगार सभी बढ़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उपभोग प्रवृत्ति बढ़ जाएगी और उपभोग फलन ऊपर की ओर
खिसक जाएगा। लेकिन यदि इसके स्थान पर मंदी की स्थितियां हैं, मंदी की स्थितियों का मतलब है कि लोगों का आय, उत्पादन, रोजगार, इसमें क्या हो रही है, कमी हो रही है, गिरावट हो रही है, यानी कहीं ना कहीं हानि हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में उपभोग प्रवृत्ति क्या होगी, एक अर्थव्यवस्था चूँकि मंदी की ओर जाएगी तो उपभोग प्रवृत्ति नकारात्मक रूप से प्रभावित होती हैं। दूसरी जो तत्व है वो है राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति का मतलब आप लोग समझते हैं। राजकोषीय नीति का मतलब होता है कि सरकार के द्वारा आय और व्यय की क्या पॉलिसी रहेगी, सरकार की आय अर्थात कर से संबंधित नीतियाँ क्या रहेंगी और सरकार कहाँ खर्च करेगी, किस तरीके से खर्च करेगी, तो वो पॉलिसी बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। क्योंकि करारोपण के कारण जब सरकार कर लगाती हैं तो लोगों की आय में क्या होती है, कमी होती है, लोगों को टैक्स देना पड़ता है, इसलिए उसकी उपभोग प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब सरकार खर्च करती हैं, व्यय को अपना बढ़ाती हैं या कल्याणकारी कार्यों पर खर्च करती हैं, उत्पादक कार्यों पर खर्च करती हैं, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से उपभोग प्रवृत्ति सकारात्मक रूप से प्रभावित होगी, यानी बढ़ेगी। प्रत्याशाओं में परिवर्तन, जब भविष्य में किसी भी अर्थव्यवस्था में ऐसी प्रत्याशाएं हैं कि संकट की स्थितियां हैं, युद्ध होने की संभावनाएं हैं, भय हैं, कीमतों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है, तो ऐसी स्थिति में लोग क्या करेंगे, लोग वस्तुओं का संग्रह करना चाहेंगे कि उन्हें लगेगा कि अगर हो सकता है कुछ वर्ष तक यदि ऐसी ही स्थितियां बनी रही तो हम अपना जीवन यापन कैसे करेंगे। तो लोगों की डिमांड क्या हो जाती है, उपभोग पर व्यय बढ़ जाता है। उन्हें वर्तमान में उपभोग की इतनी आवश्यकता नहीं होती, पर वो भविष्य के लिए भी वस्तुओं को अपने पास सहेज कर, संभाल कर रखना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी कुछ समय के लिए उपभोग की प्रवृत्ति बढ़ सकती हैं और इससे अलग स्थिति होने पर उपभोग की प्रवृत्ति घटती हैं। तो यहाँ पर राजकोषीय नीति भी उपभोग की प्रवृत्ति को प्रभावित करती हैं। इसके साथ ही और प्रत्याशाओं में परिवर्तन भी उपभोग की प्रवृत्ति को प्रभावित करता है। इसके साथ ही ब्याज की दर अगर बढ़ती है तो उपभोग की प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और कैसे घट जाएगी, अगर ब्याज की दर ज़्यादा है तो लोग क्या करेंगे, अपने पैसे को बैंक में रखकर इंटरेस्ट का फ़ायदा लेना ज़्यादा पसंद करेंगे। उन्हें लगता है कि अभी वहाँ इन्वेस्ट कर देना ज़्यादा अच्छा है बजाय कि पैसे को खर्च करना। तो ऐसी स्थिति में उपभोग की प्रवृत्ति कम होगी और ब्याज की दरों में यदि कमी की जाती है तो उपभोग की प्रवृत्ति क्या होगी, बढ़ेगी। उसी तरीके से मजदूरी के स्तर में परिवर्तन होने पर भी, मजदूरी की दरें बढ़ने पर उपभोग की प्रवृत्ति बढ़ेगी, क्योंकि मजदूरों के पास, लोगों के पास उपभोग के लिए ज़्यादा आय उपलब्ध होगी। और जबकि मजदूरी की दरों में कमी होने पर श्रमिकों की आय में भी कमी होगी और इसलिए उपभोग फलन नीचे की ओर प्रवृत्त हो जाएगा। आय का वितरण, अगर किसी भी अर्थव्यवस्था में आय के वितरण में जितनी असमानता है उतनी ही उपभोग की प्रवृत्ति कम होगी और जितना समान वितरण है आय का उतनी ही अधिक उपभोग प्रवृत्ति होने की संभावना होती है। आय अर्जन करने का स्वरूप भी उपभोग की प्रवृत्ति को प्रभावित करता है। यानी उपभोग की प्रवृत्ति केवल किसी व्यक्ति की आय के स्तर पर ही निर्भर नहीं करती, बल्कि इस चीज़ पर भी निर्भर करती है कि सापेक्ष आय, रिलेटिव इनकम कितनी है। और ऐसी स्थिति में मनुष्यों में जो धनी लोग हैं उनमें उपभोग के स्तर के होड़ की प्रवृत्ति होती है। वो एक दूसरे के प्रदर्शन प्रभाव के कारण भी ज़्यादा उपभोग करना चाहते हैं या ज़्यादा उपभोग पर व्यय करते हैं, जिससे उपभोग फलन ऊपर की ओर शिफ्ट होता है। इसके साथ ही बचतों के प्रति मनोवृत्ति, यानी किसी भी देश में अगर लोगों में बचत करने की प्रवृत्ति अगर ज़्यादा है तो उपभोग की प्रवृत्ति निश्चित तौर पर क्या होगी, कम करनी पड़ेगी उसे। और बचत की प्रवृत्ति कम है तो वो उपभोग को ज़्यादा वेटेज देंगे और उपभोग फलन या उपभोग की प्रवृत्ति बढ़ने लगेगी। तरल संपत्ति और पिगू इफेक्ट,
यानी अन्य बातों के समान रहने पर यदि अर्थव्यवस्था में लोगों के पास बचत जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही उपभोग प्रवृत्ति क्या होगी, प्रभावित उसी के आधार पर होगी। पहले भी हमने पढ़ा था कि लोग जितनी ज़्यादा बचत करना पसंद करेंगे, उपभोग करना क्या करेंगे, कम पसंद करेंगे, और जितना बचत कम करेंगे और वर्तमान में व्यय करना पसंद करेंगे तो उतनी ही उपभोग फलन क्या होगा, ऊपर की ओर शिफ्ट होगा। मौद्रिक भ्रम भी उपभोग प्रवृत्ति को प्रभावित करता है। यानी जब लोगों में मौद्रिक भ्रम होता है तो उपभोग व्यय भी प्रभावित होता है, और ऐसा तब होता है जब कीमतों और मौद्रिक आय में समान दर से वृद्धि होने पर वास्तविक आय में कोई परिवर्तन नहीं हो, लेकिन मौद्रिक आय ऐसा लगे कि बढ़े, ऐसा लगे कि तनख्वाहें बढ़ रही हों लोगों की सैलरी बढ़ रही हो, लेकिन साथ में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। ऐसा कब होगा, जब कीमतें भी बढ़े और आय भी बढ़े, तो लोगों को ये लगेगा कि उसकी आय बढ़ रही है, तो उसके हिसाब से उपभोग व्यय में क्या होगा, परिवर्तन होने लगेगा, भले ही वास्तविक स्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं हो। कीमतों में परिवर्तन या उपभोग प्रवृत्ति का बहुत बड़ा प्रभाव होता है कि कीमत बढ़ती है तो उपभोग व्यय में भी परिवर्तन होता है, कीमतों के घटने का भी उपभोग व्यय में सीधा परिवर्तन होता है। उपभोक्ता साख और निगमों की वित्तीय नीतियाँ, यदि उपभोक्ताओं को साख सस्ती और सुविधाजनक दर से उपलब्ध होती हैं, यानी साख यानी ऋण उन्हें बहुत आसानी से उपलब्ध होता है, तो ऐसी स्थिति में उपभोग प्रवृत्ति क्या होगी, बढ़ जाएगी। यानी लोग अपने उपभोग की, इन दिनों अगर आप देखें तो हर वस्तु पर आपको ऋण उपलब्ध है। अगर किसी व्यक्ति को कार खरीदनी है, 2 व्हीलर खरीदना है, टेलीविज़न खरीदना है, कोई भी चीज़ यदि उपभोग पर वो खर्च करना चाहता है तो बहुत आसानी से बैंकों से ऋण उपलब्ध हो जाता है। और इस तरीके की उपलब्धता, उपभोक्ता साख की उपलब्धता उपभोग की प्रवृत्ति को बढ़ाती हैं। साथ ही निगमों की वित्तीय नीतियाँ किसी भी अर्थव्यवस्था में उपभोग के फलन को प्रभावित करता है। इसके अलावा किसी भी अर्थव्यवस्था में जनसंख्या का आकार, विज्ञापन, संपत्ति का स्वरूप, ये चीज़ें भी अर्थव्यवस्था में उपभोग की प्रवृत्ति को प्रभावित करती हैं। तो आज आपने देखा कि किस तरीके से उपभोग की प्रवृत्ति वस्तुनिष्ठ तत्वों और व्यक्तिनिष्ठ तत्वों से प्रभावित होती हैं। पर मान लीजिए किसी अर्थव्यवस्था में यदि मंदी की स्थितियां हैं, यहाँ हमने ये सब चीज़ें देखी, तो हम ये समझ सकते हैं कि यदि मंदी की स्थितियां हैं तो उससे दूर निकलने के लिए या उससे निकलने के लिए, उससे उभरने के लिए कोई भी अर्थव्यवस्था यदि अपनी उपभोग की प्रवृत्ति को बढ़ा पाए तो ये बहुत ही एक अर्थव्यवस्था को मंदी से उबारने में सहायक हो सकता है। तो ऐसे में उपभोग की प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए जो महत्वपूर्ण उपाय किए जा सकते हैं उनमें मजदूरी को बढ़ाकर, सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाकर, आय का वितरण समान करने की कोशिश करके, ऋणों की सुविधाओं को बढ़ाकर, इस तरीके से उपभोग की प्रवृत्ति को सकारात्मक रूप से या उपभोग फलन को ऊपर की ओर शिफ्ट करना संभव होता है। और यदि उपभोग की प्रवृत्ति बढ़ेगी तो ऐसी स्थिति में वस्तुओं की मांग बढ़ेगी और मांग के कारण उत्पादन बढ़ेगा, ज़्यादा उत्पादन के लिए रोजगार पैदा होगा, और जैसे ही ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा और बेरोजगारी कम होने लगेगी तो यह जो सकारात्मक चक्र है वो एक तरीके से अर्थव्यवस्था को मंदी से निकालने में बहुत बड़ा सहायक सिद्ध होता है। थैंक यू।